जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन पर बात करेंगे। इसमें क्या अंतर होता है मूल रूप से, क्योंकि परीक्षा में हर बार लगभग इससे 2 या 3 या 1 प्रश्न अवश्य ही बनता है, और जो हमारे ना जान पाने के कारण या अधूरी जानकारी होने के कारण परीक्षाओं में गलत हो जाता है। तो उम्मीद यह है कि आज आप बहुत ही अच्छे से अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है, क्या इसमें अंतर होता है, समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग किसको कहते हैं? अभिसारी चिंतन को। और अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं हम? डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए एक एक करके इसके बारे में अब हम समझते हैं विस्तार से। अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पर, जब किसी समस्या का समाधान केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। जब कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान केवल और केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। उसका फोकस जो होता है वो एक ही केंद्र पर, एक ही पॉइंट पर जाकर होता है। तो वह हमारी क्या कहलाती है? अभिसारी चिंतन कहलाता है वह हमारा। देखिए कैसे समझते हैं कि जैसे आपने एक श्री राजा रामचंद्र जी का वर्णन क्लास में पढ़ाया है, चैप्टर उससे रिलेटेड था, उसको चैप्टर को आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया है। तो उसमें क्या था, उसके बाद जब आपने जैसे समस्या प्रश्न पूछा बालकों से कि बताइए बेटा श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्लास के बच्चे, सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे। क्या देंगे? क्योंकि आपका पूछने का सवाल में क्या पूछा गया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एक ही बिंदु पर केंद्रित है। उन्होंने बता दिया, प्रत्येक बच्चा आपको बताएगा कि श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। अब देखिए किस तरह से इसको समझते हैं, आइए थोड़ा और डीपली में समझेंगे। समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। अब जैसे समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे आपने कक्षा में ये पूछा बालकों से कि बताइए बच्चा कि श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह तो एक समस्या हो गई और इसका एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसका मतलब सार क्या है, इसका आंसर क्या है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चा जो आपने पढ़ाया है वही तो बताएगा कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तथा समस्या का एक ही हल होता है, जो हल होता है वह एक ही होता है। तो इस तरह से आपने समझा। अब देखिए इसमें फैक्ट वाले पॉइंट होते हैं, इसके अंतर्गत भी जो है हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है, क्लोज्ड एंडेड होता है। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए खोजा गया समाधान बंद अंत वाला समाधान किसमें होता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रवर्तित चिंतन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि खोजा गया समाधान बंद अंत वाला, क्लोज्ड एंडेड किसमें होता है? अभिसारी चिंतन में हमारा होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा इसमें क्या दिया गया है। यह बुद्धि को बढ़ावा देता है। अब साहब बुद्धि को कैसे यह बढ़ावा देता है, देखिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा दिया क्लास में कि श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम राजा दशरथ जी था। ठीक है, ये चीज़ें आपने जब चैप्टर पढ़ाया तो सारी चीज़ें आपने क्लियरिफिकेशन उसको प्रस्तुत किया था बच्चों के सामने, ब्रॉड स्तर में ब्रीफली क्या किया था? प्रस्तुत किया। अब यह बच्चे की बुद्धि को कैसे बढ़ावा देता है कि उसको जब पहले से पता नहीं था, जब आपने चैप्टर उसको पढ़ाया तो उसके समझ में आ गया कि श्री राजा रामचंद्र जी एक राजा थे और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, इनके पिता का नाम राजा दशरथ था। यह क्या हुआ? यह उसकी बुद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसकी बुद्धि स्मृति में क्या हुआ? अब ये चीज़ बैठ गई कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ था। तो इसलिए यह क्या करता है? बुद्धि को बढ़ावा देता है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि बताइए बुद्धि को बढ़ावा किस चिंतन में दिया जाता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, या फिर परिवर्तित, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या कह रहा है कि इसमें शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या समाधान बहुत ही जल्दी प्रस्तुत किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाधान जैसे ही आपने प्रश्न पूछा बच्चा तुरंत क्या कर देगा? आंसर दे देगा, क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, समाधान अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें उसके अलावा दूसरा जो फोकस होता है वो होता ही नहीं है। जैसे आपने पूछा कि श्री राजा रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या। बच्चा क्या बोलेगा कि अयोध्या में। अयोध्या के अलावा कुछ और बोलेगा कि वाराणसी होता है या फिर यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। अगर बोलेगा भी तो वो गलत हो जाएगा। तो जो हमारा समाधान होता है वो 100% मतलब शुद्ध ही होता है। ठीक, आप लोग ये समझ गए। और समाधान कैसे होता है? शीघ्र ही होता है, बहुत जल्दी समाधान दे देता है बच्चा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारा अपसारी चिंतन क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसको कहते हैं? अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं इसको। एक से अधिक तरीकों से समस्याओं को हल करना, ये हमारा क्या कहलाता है? एक से अधिक तरीके, जिसमें तरीके क्या हों? एक से अधिक हों, बहुत ज़्यादा तरीके हों। समस्या आप मतलब किसी प्रकार की समस्या दी गई है या समस्या है तो उसको हल करने के बहुत सारे आपको तरीके हों। ठीक है, जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई है, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो उसके मतलब जाने के लिए उसके पास बहुत सारे रूट हैं, किसी भी रूट से वो जा सकती है दिल्ली के लिए। तो इसी प्रकार से एक से अधिक तरीकों से समस्याओं को हल करना, किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके क्या हों? तरीके बहुत अधिक हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, उसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसके कुछ फैक्ट पॉइंट हैं और उदाहरण के तौर पर भी इसको समझ लेते हैं। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें विषय से हटकर चिंतन करना होता है। ठीक है, इसमें किससे? विषय से हटकर चिंतन किया जाता है। और यह कैसी प्रोसेस है? एक क्रिएटिव प्रोसेस है। क्रिएटिव प्रोसेस है। ठीक है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी वाली प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? करके सीखा जाता है। अब देखिए, जैसे आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अपने गांव के बारे में 2 लाइनें बताइए। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी के टीचर हैं या फिर जूनियर के टीचर हैं, आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि आपने प्रश्न पूछा बच्चों से पढ़ाने के दौरान कि बताइए बेटा अपने गांव के बारे में 2 लाइनें बताइए। तो आपने पहले बालक को उठाया, उसके शब्द कुछ और होंगे, विचारधाराएं कुछ और होंगी। वह गांव के बारे में, अच्छाई के बारे में बताया कि हमारे गांव में सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, हमारे गांव में वृक्ष अधिक लगे हुए हैं। वहीं आप दूसरे बालक को अगर उठाएंगे तो दूसरा बच्चा वही यही कहेगा कि हमारे गांव में गंदगी बनी रहती है, हमारे गांव की नालियां साफ़ नहीं हैं। अगर तीसरे बच्चे को उठाएंगे तो वो यह कहेगा कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग जो है आपसी बैर रखते हैं। इस तरह से प्रत्येक बालक की क्या होगी? सोच अलग होगी और वह व्यक्त करेगा भी, अलग भाव व्यक्त करेगा। इसी प्रकार यह एक क्या हो गया? हमारा अपसारी चिंतन हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपने पूरी क्लास से क्वेश्चन, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपका प्रश्न क्या है कि मतलब बच्चा अपने गांव के बारे में 2 शब्द बताइए। आपने सभी बालकों को खड़ा कर करके पूछ लिया, एक एक करके बारी से। यही क्वेश्चन अगर आप यह भी पूछेंगे कि गांव के प्रधान के बारे में 2 लाइनें बताइए, तो गांव के प्रधान के बारे में भी बच्चों की राय अलग अलग होगी। कोई उनको अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा, कोई बहुत बुरा बताएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यह क्या होती है? एक अपसारी सोच होती है कि क्वेश्चन आपने एक ही पूछा, लेकिन कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबके प्रश्न अलग अलग होंगे और वह क्या करेंगे? अपने गांव के बारे में बताइए, तो गांव के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, फिर उसके बाद में बताएंगे। तो ये क्या हो गया? अपसारी चिंतन हो गया। अब इसके पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इसमें क्या होता है? अभिसारी चिंतन जो आपने पढ़ा था उसमें क्लोज एंडेड होता है, इसमें क्या होता है? ओपन एंडेड होता है। खोजा गया समाधान हमारा कैसा होता है? मुक्त अंत वाला होता है, मुक्त अंत वाला। ठीक है, मुक्त अंत का मतलब बंधा हुआ नहीं होता है किसी से, एक पर्टिकुलर चीज़ से, या पर्टिकुलर दायरा नहीं होता है। उसका दायरा क्या होता है? बहुत ब्रॉड स्तर पर होता है, बहुत बड़ा ब्रीफली होता है। तो खोजा गया समाधान हमारा क्या होता है? इसमें मुक्त अंत वाला होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया? यह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह सृजनात्मकता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्योंकि इसमें एक चीज़, पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बताई जाती है, ना एक ही चीज़ रटी रटाई नहीं इसमें बताई जाती है। बालक को चिंतन मनन करने का इसमें अवसर दिया जाता है और बालक अपने विचार रखता है इसमें। इसलिए यह क्या करती है? सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। जैसे आपने पूछ लिया कि बेटा बताइए गांव के प्रधान के बारे में 2 शब्द बताइए, तो सभी बालक क्या करेंगे? सोचेंगे कि प्रधान ने यार क्या क्या किया था, क्या काम कराया। तो कुछ चीज़ें तो उनके दिमाग में आएंगी कि हाँ हमारे गांव में प्रधान ने नालियां बनवाई थी, सड़कें बनवाई थी। तो कुछ यही बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, कुछ ये बोलेंगे कि प्रधान हमारे गांव में आके चेयर पे बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, अगर मसाला खाता होगा तो वो भी बोल देंगे। तो इस तरह से मतलब बच्चों के हाव भाव अलग ही होते हैं, बताने का तरीका भी अलग होता है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे देखिए पॉइंट क्या दिया गया है। इसमें प्रश्न भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए बेटा सृजनात्मकता में मतलब सृजनात्मकता किस में बढ़ावा देती है, किस तरह के चिंतन को बढ़ावा देती है? अपसारी चिंतन, अवसारी चिंतन, या इनमें से कोई भी नहीं, या उपरोक्त में से दोनों। इस तरह से कोई भी ऑप्शन आपके बना सकती है, लेकिन आपका फोकस किस पे रहता है? अभिसारी और अपसारी। परीक्षाओं में यही
मतलब पूछा जाता है पर्टिकुलर, और इसी पे आपको आंसर भी बताना होता है। बताइए कल्पना शक्ति को बढ़ावा किस में दिया जाता है? तो कल्पना शक्ति को बढ़ावा किस में दिया जाता है? हमारे अपसारी चिंतन में दिया जाता है। इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो यही कुछ बेसिक से पॉइंट हैं। देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर कि एक से अधिक हल व नतीजे प्रस्तुत करना। एक से अधिक हल आपने पढ़ ही लिया अभी कि इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन में एक से अधिक हल दिए जाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर हल नहीं होता है, अपने अपने तरीके होते हैं बताने के, व्यक्त करने के। नतीजे प्रस्तुत करना, हल व नतीजे एक से क्या होंगे, अधिक होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी को कहा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में यह भी पॉइंट बनता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहा जाता है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हमारा अपसारी चिंतन को कहा जाता है। ठीक है, तो यही एक फैक्ट वाले कुछ पॉइंट थे जिनसे रिलेटेड पूछा जाता है हमारी परीक्षाओं में, अभिसारी और अपसारी चिंतन में अंतर। तो आज ये आपने देख लिए। उम्मीद है कि आज के बाद आपको इन अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन हमने बेहद ही सरल उदाहरण के साथ में समझे हैं। तो उम्मीद यही है कि आज ये वीडियो आपको देखने के बाद समस्या नहीं होगी अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को समझने में, क्योंकि इससे सरल भाषा में और जिस तरह से मतलब सरल से सरल भाषा में समझाया जा सकता था उस भाषा में लेकर के आए हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। तो अगर फिर भी समस्या हो रही है तो आप एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, तो इससे आपकी समस्या क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। और आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले अपसारी और अपसारी चिंतन में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, तो वो आपको गलत करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पॉइंट दिए गए हैं सारे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।